अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अय्याज शुजा आपके अपने प्रोग्राम द ब्यूरोक्रेट के साथ। नाज़रीन, कोविड वायरस 2019 में जो चीन में सामने आया उसकी तबाहकारियां अभी तक जारी हैं। एक उम्मीद पैदा हुई थी कि जब वैक्सीन इसकी इजाद की गई चीन की तरफ से, अमेरिका की तरफ से और यूरोप और यूके की तरफ से, तो उसके बाद एक उम्मीद थी कि शायद हम कोविड पे काबू पा लेंगे और बड़ा WHO की जानिब से भी ये ऐलानात सामने आ रहे थे कि इस वैक्सीन के बाद कोविड में नुमाया कमी देखने में आएगी। और हुआ भी इस तरह के बरतानिया में उन्होंने तमाम पाबंदियां जो है कोरोना की वो ख़त्म कर दी हैं। इस तरह ही बहुत सारे ममालिक में इसकी पाबंदियां काफ़ी रिलैक्स कर दी गई। पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि पहले अब से कुछ माह तक, यानी 1-1.5 माह पहले तक पाबंदियां काफ़ी नरम हो चुकी थी, लेकिन एकदम जो डेल्टा वेरिएंट है कोविड का, जिसने पहले इंडिया में तबाही मचाई, और इंडिया में उनके अपने आदाद शुमार तो 4,20,000 तक वो बता रहे हैं, लेकिन अमेरिकन जो इदारे हैं वो इसको नहीं मान रहे, वो इसको तस्लीम नहीं कर रहे, और वो ये बता रहे हैं कि 48 लाख के करीब इंडिया के शहरी अब तक कोविड का शिकार हो चुके हैं, जिसमें ज़्यादा तादाद इस डेल्टा वेरिएंट की है, क्योंकि उनके जो अमवात की शरह है वो डेल्टा वेरिएंट के सामने आने के बाद ही बढ़ी। और उसके बाद वहाँ पर ऑक्सीजन का और इस तरह के हमने देखा कि क्राइसिस के ऑक्सीजन वहाँ पर मैसर नहीं थी मरीजों को। अब वो डेल्टा वेरिएंट जो है पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। यूके में उसके केसेस देखने में आ रहे हैं, अमेरिका में उसके केसेस देखने में आ रहे हैं, इसके अलावा कई मुल्क में, और बदकिस्मती यह है कि पाकिस्तान में भी उसके केसेस देखने में आ रहे हैं। लाहौर में इससे अमवात भी हो चुकी हैं, लाहौर में कोरोना की शरह बढ़ती जा रही है। खुशकिस्मती है कि इसकी शरह अब तक कराची तक नहीं पहुंची। कराची में ये बहुत बुरी तरह ऊपर गई और वहाँ पर लॉकडाउन लगाने का फैसला भी कर लिया गया है। 30% शरह के साथ कराची इस वक्त मुल्क के उन कुछ हिस्सों में शामिल है जहां पर कोरोना की शरह इस वक्त सबसे ज्यादा है। और कोविड की शरह जो कि बिल्कुल 1 पॉइंट समथिंग पे आ चुकी थी 1.5-2 माह पहले, अब वो फिर एक बार हमारे मुल्क में बढ़कर 5.5% तक पहुंच चुकी है, और इसमें मजीद इजाफा भी मुतवक्को है। सिंध में लॉकडाउन लगने जा रहा है बड़े शहरों में, पंजाब में भी अगर हमने एहतियात ना की तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। लेकिन नाज़रीन, पंजाब में तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट भी किया जा चुका है, तकरीबन 12 करोड़ की आबादी में, और बाकी लोगों की वैक्सीनेशन का अमल जारी है। तो जिनको वैक्सीनेट किया गया है उनको इस नए डेल्टा वेरिएंट से किस कदर नुकसान हो सकता है, मैंने एक बार फिर दावत दी है। प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक साहब जनरल हॉस्पिटल में पल्मोनोलॉजी के शोबे के सरबराह हैं। कोविड के वहाँ पे जितने पेशेंट्स आते हैं उनको वहाँ पे इलाज के लिए काफ़ी अरसे से, जब से ये वबा शुरू हुई है, देख रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस उनका। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, सबसे पहले जो सबसे बड़ा सवाल आजकल हमसे लोग पूछ रहे हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है, कि जो डेल्टा वेरिएंट इंडिया से ट्रेवल करके पाकिस्तान पहुंचा और दुनिया के दीगर ममालिक में पहुंच चुका है, वैक्सीन इसके खिलाफ कितनी कारआमद है? क्या जो वैक्सीनेटेड यानी दोनों डोजेस जिसको लगी हैं, या एक वैक्सीन ऐसी भी है जिसकी सिंगल डोज होती है उसको लगी है, उसको खुदा न खास्ता वो डेल्टा वेरिएंट का शिकार हो सकता है? अगर होता है तो क्या उसका वही यानी होगा, यानी उसकी जान को उतना ही खतरा लाहक है जैसा कि वैक्सीन से पहले था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा। देखिए, जो हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं, और थोड़ा मैं आपको एग्जांपल दूंगा, प्रीवियस जो वैक्सीनेशन हम कराते थे लाइक फ्लू की, तो हम एक बार बार कहते थे कि इसका मतलब कतन ये नहीं है कि आपको फ्लू नहीं होगा, लेकिन सेवेरिटी उसकी कम हो जाएगी। सो सेम अप्लाइज हेयर। एक्सपेक्टेड ये है हमारा कि जितनी वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं अपनी एफिकेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़्यादा कुछ कम, लेकिन मोस्टली इस वायरस को कवर करेंगी। मरीजों में अलामत आएंगी लेकिन उनमें शिद्दत कम होगी। ये जरा समझ लें कि वो मॉडरेट डिजीज तक जा सकेंगे, लेकिन क्रिटिकल उनके होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है, जो सबसे बड़ी स्टडी है जो फाइजर पे की गई थी कि ये डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट कितना कवर करती है, तो इसकी जो एफिकेसी है अगेंस्ट वायरस, कोविड वायरस ओवरऑल वो 93-94% है, लेकिन डेल्टा के अगेंस्ट 88% है, विच इज सफिशिएंट। एस्ट्राजेनिका भी तकरीबन समहाउ इसी को ही टच करती है। इतनी मॉडर्ना, फाइजर, एस्ट्राजेनिका ये ऑलरेडी प्रूवन है कि ये इसको कवर करती है। रिसेंटली श्रीलंका में स्टडी है, उसने स्टडी पब्लिश की है, उसके मुताबिक ये चाइनीज वैक्सीनेशन भी जो है ये भी इस वायरस को अच्छा कवर करती है। सवाल ये है कि मैं खुद कोविड का शिकार हुआ पिछले साल, मेरी सैचुरेशन गिरी और मुझे ऑक्सीजन पे जाना पड़ा, हॉस्पिटल शिफ्ट होना पड़ा, ICU में रहा,
उसके बाद मेरे लंग्स इफेक्ट हुए जब मेरी HRCT हुई और मुझे फिर स्टीरॉइड्स डेल्टा कार्टिल लेनी पड़ी। मेरा सवाल ये है, जो लोग आजकल पूछ रहे हैं कि जिसने कोविड वैक्सीन लगवाई हुई है, ज्यादातर तो साइनोविक और साइनोफॉर्म यहाँ पे लगी है, फाइजर तो बैरून मुल्क जाने वालों को लग रही है, तो इसलिए फाइजर का तो सवाल नहीं पता। तो मेरा ये है कि जो श्रीलंका में स्टडी का आप हवाला दे रहे हैं, क्या साइनोविक साइनोफार्म जिसने दोनों डोजेस लगाई हैं, अगर उसको डेल्टा वेरिएंट अटैक करता है तो वो ICU या ऑक्सीजन तक या उसके लंग्स को अफेक्ट करेगा? जी बहुत कम, यही मैं बात बता रहा हूँ कि उसकी सेवेरिटी का जो लेवल होगा वो नॉन वैक्सीनेटेड से बहुत कम होगा, ठीक है। क्योंकि एक स्टडी श्रीलंका ने अभी रिसेंटली पब्लिश की है, तो उसके मुताबिक उसका कवरेज अगेंस्ट दिस वायरस इज गुड। लेकिन ये ज़हन में रखें कि आपको वायरस हो सकता है, ये नहीं है कि आप अगर वैक्सीनेटेड हैं तो आपको वायरस नहीं होगा या आप में अलामत नहीं होंगी। मोस्टली पेशेंट 60-70% पेशेंट्स जो होंगे वो मॉडरेट, माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स का शिकार होंगे। मैं अपना अगर इसमें एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करूँ, क्योंकि हम अब डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, मरीज हमारे पास आना शुरू हो गए हैं। जो मरीज वैक्सीनेटेड है, फुली वैक्सीनेटेड मरीज हैं, वो वाकई अगर उनमें बीमारी ज़्यादा भी है तो उनमें अलामत कम है, मैं सिटी के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। और दूसरा, वो हमारी ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अभी जितनी भी डेथ मैंने पिछले कुछ अरसे में अभी देखी है, 1 वीक या 10 डेज में, वो उनमें से 90% लोग वो हैं विच वाज नॉट वैक्सीनेटेड, जो वैक्सीनेटेड नहीं थे। और 10% वो हैं जो वैसे वो तो अभी डेथ कर बहुत कम लोग हैं, लेकिन उनमें ऐसे जरूर हैं जिनकी वैक्सीनेशन दोनों डोजेज हो चुकी थी, लेकिन क्योंकि ये डाटा बहुत कम है, अभी पेशेंट्स आना शुरू हैं, तो इस पर हम कुछ फाइनल कंक्लूजन नहीं दे सकते। इसको थोड़ा सा अगर मैं स्टैटिस्टिकल डाटा को बढ़ाऊं, अगर मैं यूके में चला जाऊं, आपने अगर कल का यूके का डाटा देखा हो तो 31,000 लोग इसका शिकार हुए। बिल्कुल। और आप डेथ कितनी है? 81 to 85 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप ये देखें कि वो वैक्सीनेशन करवा चुके हैं। हमारे मुल्क में कल 4000 समथिंग थे और हमारी जो डेथ थी वो 79 थी इसके राउंड में। लेकिन डॉक्टर साहब, उसमें एक चीज और भी है कि ट्रंप के दौर में उन्होंने अपने हेल्थ डिपार्टमेंट को खराज तहसीन पेश किया था, जबकि वहां पे डेथ स्पाइक बिल्कुल पीक पे था कि आप लोग इतने ज्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं कि हमारे पास एक्यूरेट डाटा आ रहा है कि कितने लोग पेशेंट्स हैं, कितने लोग क्रिटिकल हैं और कितने लोग उनमें से फिर एक्सपायर हो गए। हमारे यहाँ पर तो टेस्ट उस हिसाब से हो ही नहीं रहे। जिस तरह आप यूके से अगर आप कर रहे हैं, तो मेरे कई दोस्त वहाँ पे रहते हैं यूके में, तो टेस्टिंग का आप वो देखें कि हमारे मुल्क में कितना है, उनका वो जमीन आसमान। यूके ने तो स्ट्रेटेजी चेंज कर दी। यूके की स्ट्रेटेजी ये है कि हर बंदे के पास वो किट अवेलेबल है, वो अपनी टेस्टिंग खुद कर रहा है, और वो एक हफ्ते में 2-3 दफा खुद ही टेस्टिंग करता है जो वर्किंग प्लेस पे जा रहा होता है। इस बात से तो मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग कभी भी हम वो स्टैटिस्टिकल डाटा प्रोवाइड नहीं कर पाए जो रिक्वायर्ड है बाय WHO। जिस तरह के मैं आपको आपकी बात काट रहा हूं कि इंडिया का, जो मैंने शुरू में अपने इंट्रो में बताया आपको कि इंडिया अब तक क्लेम कर रहा है कि 4 लाख तकरीबन 20,000 उनके कोविड से उनकी डेथ्स हैं, लेकिन अमेरिकन जो इदारे हैं वो इसको नहीं मान रहे। वो कह रही है 47-48 लाख तक जा चुकी हैं, 4.7-4.8 मिलियन तक जा चुकी हैं, ये बताया नहीं जा रहा। और इसमें वो मीडिया को भी कसूरवार इंडिया के ठहरा रहे हैं। तो वही सेम, क्योंकि एक जैसे ही मुल्क है, हमारे भी मुल्क में वैसे ना तो टेस्ट होते हैं ना ही वैसे डेथ टोल बताया जाता है। ये तो हम स्टैटिस्टिकली भी देख लेते हैं। देखें, हम 55,000 तक टेस्ट करते हैं, पॉपुलेशन हमारी 22 करोड़ है। WHO कहती है 24 करोड़। WHO कहती है 2.2% ऑफ योर पॉपुलेशन शुड बी टेस्टेड अ डे। एक दिन में आपके टेस्ट 2 लाख प्लस होने चाहिए, तो वो तो हमने कभी टच नहीं किए। लेकिन फिर भी जो सैंपल साइज है 50,000 का, वो सफिशिएंट है हमें ये बताने के लिए कि हमारी कितनी % पॉपुलेशन इन्वॉल्व है। वो इस लिहाज से मैं आपको बता दूं कि जब भी हम इस वायरस को देखते हैं, हिट ये आपके 8-10 शहरों को ही करता है, ऐसा ही है, बड़े शहरों को करता है। तो कम से कम उसका कुछ % हम जरूर टेस्टिंग में लेके आ रहे हैं। स्टिल इनएडुकेट है, लेकिन इतनी जरूर है कि उससे हम इन्फ्लुएंस ड्रा कर लेते हैं। हम जनरल हॉस्पिटल में तो टेस्टिंग भी खुद कर रहे हैं, तो जो ही ये रेशो बढ़ती है, हमारी टेस्टिंग में भी पॉजिटिव रेशो ज्यादा आना शुरू हो जाती है। प्लस क्योंकि मैं वर्किंग कंसल्टेंट भी हूँ, तो हमारे क्लिनिक में भी और हमारे OPD में भी, जो हॉस्पिटल्स में भी, हमें पता लगना शुरू हो जाता है कि ये जो वायरस है ये अब आना शुरू हो गया। और अगर आप आज से सिर्फ 10 दिन पहले चले जाएं तो हमारा रिलैक्सेशन फेज बिल्कुल डिफरेंट था। वी वर वेरी मच रिलैक्स्ड कि जी हमारे ये जो है ये इंशाल्लाह ताला होपफुली अंडर कंट्रोल रहेगा। लेकिन 10 दिन के अंदर अंदर अगर आप डाटा देखें तो ये ऑन राइज ही है और ये कंटिन्यूसली ऑन राइज में है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वायरस जो है ये एग्जिस्ट करता है, और ये डेल्टा वायरस ही है मोस्ट लाइकली जो जिसकी रिकरेंस हो रही है। आपने अभी अपने पहले जब मैंने आपको सवाल किया उसमें मुझे बताया कि फाइजर, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका ये सबसे बेहतर हैं डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ भी। फाइजर भी हमें मैसर नहीं है, एस्ट्राजेनेका जो है वो बाहर जाने वालों के लिए दी हुकूमत ने।
अब मॉडर्ना की सुना है कि इस्लामाबाद में वो प्रोवाइड कर दी गई है आम शहरियों को भी, लेकिन स्टिल लाहौर कराची में ये नहीं अवेलेबल, अभी भी यहाँ पे साइनोवेक और साइनोफार्म ही दी जा रही है लोगों को। तो आप क्या समझते हैं कि जो डेल्टा वेरिएंट है, बीइंग एक्सपर्ट, उसमें कितना यानी कि वो उसके खिलाफ रेजिस्ट करेंगी ये दोनों चाइनीज जो वैक्सीन है? देखिए ये एक टेस्ट है। मैंने आपको बताया कि हमारी ये जो स्टडी जिसकी मैं बार बार कोट कर रहा हूँ, जो श्रीलंका में हुई है, ये भी कोई 2 वीक से पहले ये भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। होपफुली देखिए चाइना ने भी तो डेफिनेटिवली इस वायरस पे काबू पाया है, और जो चाइनीज वैक्सीनेशन है वो नियरली 80 कंट्रीज में लग रही है। एस्ट्राजेनेका सबसे ज़्यादा 144 कंट्रीज में लग रही है। उसमें सिर्फ एक कंट्री में अनफॉर्चुनेटली हमें देखने में आया कि वहाँ पे इसको लगने के बावजूद डेथ हुई। मैं इंडोनेशिया की बात कर रहा हूँ कैटेगरिकली। फिर उसके बाद एक रिकमेंडेशन अभी ऑन फ्लोट है, हम भी चाहते हैं एस्ट्राजेनेका से हुई डेथ, ये साइनोफार्म जिनको चाइनीज लगी, उनके बावजूद वहाँ पे डेथ देखने में गई। तो उन्होंने एक रिकमेंडेशन अभी फ्लोट की है, हम भी आजकल बात कर रहे हैं कि हम भी शायद ये रिकमेंडेशन दें कि इनको बूस्टर लगा दिया जाए। ठीक है, जिनको 2 डोजेस दी जाती हैं, उनको लग चुकी है, उनको बूस्टर 6 मंथ के बाद लगा दिया जाए। 6 मंथ के बाद। ठीक है, सो एक्सपेक्टेशन यही है शुजा साहब के, होपफुली ये कवर कर लेगी इंशाल्लाह ताला इस वेरिएंट को कवर कर। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे मजीद मेरे पास सवाल तो हैं, लेकिन मुझे बार बार ब्रेक का कहा जा रहा है, वो मैं फिर बाद में आपसे ब्रेक के बाद बात करूंगा। प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद सवाल भी करेंगे डेल्टा वेरिएंट या इसके बाद भी कोई वेरिएंट कोविड का आ रहा है या नहीं, लेकिन आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक, जनरल हॉस्पिटल में पल्मोनोलॉजी के शोबा के इंचार्ज हैं। कोविड के खिलाफ काफ़ी देर से जंग लड़ रहे हैं, अपने हॉस्पिटल में भी, क्लिनिक में भी। डॉक्टर साहब, डेल्टा वेरिएंट से पहले पूरी दुनिया बड़ी यानी कि कॉन्फिडेंट थी कि जो उस वक्त तक कोविड का वायरस आ चुका था उसके लिए ये फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन, स्पुतनिक, साइनोफार्म, साइनोवेक, ये तमाम जो वैक्सीन थी उस पर बड़ा इन्हिसार किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि इससे डेथ रेट बहुत नीचे आएगा और सिर्फ क्रिटिकल कंडीशन में या ज्यादा उम्र के या किसी और मर्ज में मुब्तला लोग ही शायद इसका शिकार हों, जो सेहतमंद लोग हैं वो बच जाएंगे जो इससे पहले शिकार होते। लेकिन ऑल ऑफ सडन ये इंडिया में डेल्टा वेरिएंट आया और उसने फिर एक बार सब कुछ हिला के रख दिया और फिर शकूक व शुबहात के साए हमें नजर आ रहे हैं। अब तक तकरीबन इसको दूसरा साल तो होने को है, अब तक की आपने इसको देखा, इसको म्यूटेट करते हुए देखा इस वायरस को, डेल्टा वेरिएंट के बाद कोई और वेरिएंट भी इसका एक्सपेक्टेड है? बिल्कुल जी, ये एक्सपेक्टेशन अनयूजुअल नहीं थी म्यूटेशन की। बाय द वे याद रखें, इसके साथ के जितने भी वायरस हैं उनका नेचुरल जो फेडिंग टाइम है, जब वो ख़त्म हो जाते हैं वो 2 से 5 साल तक है। उसमें होता ये है कि ये म्यूटेट करते हैं और म्यूटेट करते करते ये स्ट्रेन ह्यूमन फ्रेंडली बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये जो डेल्टा वेरिएंट है जिसको इनिशियली अगर हम याद करवाएं, ये इंडिया का वेरिएंट है और ये वहाँ से दिसंबर 2020 में इसका स्टार्ट हुआ, फिर यूके में गया और इस वक्त ये 90 ममालिक में फैल चुका है। इसमें ये प्रॉपर्टी थी कि ये आपके इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा डिसीव कर देता है, इसी वजह से इसने इतना प्रॉब्लम क्रिएट किया। इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो इसके ओरिजिनल वायरस से बड़ी डिफरेंट है। एक तो ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड, यानी जिस टाइम पे ये वायरस आप में अपीयर होता है नॉर्मली वो टाइम 6 दिन से ऑनवर्ड होता है, ये चौथे दिन आपके जो बॉडी में ये अपीयर होना शुरू हो जाता है इसका। दूसरा ये कि इसकी जो आप समझ जो प्रेजेंस है ना आपके बॉडी में वो 1000 टाइम्स ज़्यादा है। यानी अगर आप समझे कि आप बोलते, खांसते, हंसते 100 वायरस एक्सपेक्टुएट करते थे तो इसमें आप 1000 टाइम ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो इसका मतलब है कि आपका टाइम ऑफ स्पैन, इंक्यूबेशन टाइम शॉर्ट हो गया। नंबर 2 ये है कि वायरल लोड बढ़ गया। ठीक है, ये वो 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसने इसको हाइपर इन्फेक्टिव बना दिया। इस वायरस का नाम हाइपर इन्फेक्टिव भी कहा गया कि ये हाइपर इन्फेक्टिव है और स्प्रेड बहुत तेज़ी से हो गया और ये अक्सर उन लोगों को भी शिकार कर रहा है जो यंग हैं, बिकॉज वो ज़्यादा मोबाइल में बाहर जाते हैं। नंबर 2 वो रिलेटिवली ये प्रिजम्पशन रखते हैं कि उनमें उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है और उनको वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं, इस वजह से इसने उन दोनों को शिकार किया। अब अगला बिहेवियर क्या है, तो एक्सपेक्टेड यही है कि ये 1 साल के अंदर जो अगली म्यूटेशन करेगा होपफुली वो ह्यूमन फ्रेंडली होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी तक अगर मैं इसका 16-18 महीने हो गए इस वायरस को देखते हुए, हमारी प्रेडिक्शन समवट उसके साथ मैच नहीं करती।
हम जो अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, मैं पाकिस्तानी स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ कि इस वक्त इस वायरस ने पीक लेनी है, इस वक्त ये डाउन आ रहा है, वो हमारे पैरामीटर्स को बिल्कुल फॉलो नहीं करता। उसकी मैं जो वजूहत समझता हूँ, स्पेशली हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से एसओपीज के अमल दरामद में हमने कोई नहीं, वो तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इस पे सफिशिएंट है, और वो इतना स्ट्रांग एक बात है जो इसको प्रिवेंट रखेगी। अगर वो ही हम नहीं कर पा रहे तो हम प्रेडिक्शन ही नहीं दे पाएंगे कि अगला स्टेप क्या हो सकता है। आप देखें कि जब डेल्टा वेरिएंट पहला कराची में आया, मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा सा 10 दिन ईद से पहले ये हमें पता लग गया था। पहला वहाँ के फिर भी ईद पे जो हमारे लाहौर के हालात थे उसको आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। उसके बावजूद जो आउटकम हम अभी देख रहे हैं उसमें अल्लाह ताला का बहुत खास करम है हमारे। अभी तक हम अगर डेल्टा वेरिएंट की इन्फेक्टिविटी देखें तो ये वेरिएंट ऐसा है कि जो पहला इसका वेरिएंट है अल्फा वेरिएंट जो वुहान से शुरू हुआ था, वो अगर एक शख्स से 2 या 2.5 लोगों को इन्फेक्ट करता था तो ये एक शख्स से 5 से 8 लोगों को इन्फेक्ट करता है। तो ये इसकी इन्फेक्टिविटी इतनी ज़्यादा है और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हम अगर लाहौर को देखें तो हम अंडर कंट्रोल चल रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं एक और आपसे इसकी जानना चाह रहा हूँ कि मुझे शुरू में जब मैं डॉक्टर्स के इंटरव्यू कर रहा था तो एक डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे यहाँ पर वेदर इस पे इफेक्ट करेगा, यानी कि वो कहते हैं कि जब आप यहाँ वेदर इंतहाई शदीद गर्म होगा तो ये अल्फा वगैरह के बारे में हुई थी, ये डेल्टा तो अब आया। ये जो इनिशियल हमने कोविड के वायरस को रिस्पॉन्ड किया उसमें उनका कहना था कि जो शदीद गर्म मौसम है इस पर ये स्प्रेड, ये मर नहीं जाएगा, ये ख़त्म नहीं हो जाएगा, लेकिन ये स्प्रेड उतना नहीं हो सकेगा। मसलन वो कहते थे कि इनडोर की मैं बात नहीं कर रहा, आउटडोर, कि अगर कोई शख्स खांसता है और यानी मौसम शदीद गर्म नहीं है तो अगर वो 8 से 10 घंटे तक फिजा में वो वायरस मौजूद रहता है और किसी को अफेक्ट कर सकता है तो गर्मी में ये जल्दी मर जाता है। इस वजह से भी इसकी इतना ज़्यादा फैलाव नहीं होगा। तो ये हमने देखा भी कि जब हमारे यहाँ मौसम शदीद गर्म होता है उस वक्त इसका स्पाइक नीचे भी आ जाता है। अब मुझे ये समझ नहीं लगती कि वो उन दिनों जो SOPs के सिलसिले में कंपेन चल रही होती है या लॉकडाउन हुआ होता है उसकी वजह से होता है या वाकई शदीद गर्मी इस पर असरअंदाज होती है। देखिए, इस पर स्टडी बिल्कुल हम ये बात कहते रहे हैं मुख्तलिफ इंटरव्यूज में भी। इस पर 2 फैक्टर थे जो एक्सपेक्टेड ये था कि जिनके अगर वो कंबाइन हो जाएंगे तो इसका सर्वाइवल टाइम कम हो जाए। जो आप बात कर रहे हैं कि इस एरिया में मोबाइल पे या बाकी जो चीज़ें उस पर इसका सर्वाइवल टाइम कम होगा। 2 चीज़ें ये थी, एक था टेम्परेचर, सेकंड था ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर अबव 25, ह्यूमिडिटी अबव 80%, वो इसका सर्वाइवल कम कर देगी। समवट लास्ट ईयर अगर मैं आपसे आप जो बात करें मैं एग्री करता हूँ। मेरे ख्याल में मोस्ट लाइकली शायद इस फैक्टर ने भी एक मेजर रोल प्ले किया कि ये सडनली वायरस डिसअपीयर हो गया। लेकिन उस वायरस की इन्फेक्टिविटी को अगर आप देखें, जैसे मैं बार बार पहले भी आपको बता चुका हूँ कि वो 2.5% लोगों को इन्वॉल्व कर रहा था, ये 5 से 8 को इन्वॉल्व कर रहा है। इसका खत्म होने में भी उतना टाइम ही लगेगा। उसके खत्म होने में तो टाइम लगना था थोड़ा, तो इसके खत्म होने में भी टाइम उतना लगेगा। अल्लाह ना करे अगर वाकई ये डेल्टा वेरिएंट है जो कि हम समझ रहे हैं कि आ चुका है, तो फिर इसमें प्रिवेंटिव मेजर हमारे मेन रोल प्ले करेंगे और वो हमने खुद ही रोल प्ले करना है। अब आप और मैं बैठे हैं विदाउट मास्क, लग्जरी ये है कि हम दोनों वैक्सीनेशन लगवा बैठे हैं। सो वैक्सीनेशन लगवाएं और प्रिवेंटिव मेजर रखें तो हम इंशाल्लाह इसको भी अबूर कर लेंगे जो अगला मुश्किल मरला हमारे पास आ रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ वैक्सीनेशन के हवाले से आपके मैं यानी बड़ा अफसोस हो रहा है कि हम चूँकि जर्नलिस्ट हैं हम तक खबरें आती रहती हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स में जब से गवर्नमेंट ने थोड़े से स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए हैं कि सरकारी मुलाजम जो है वो जॉब पे नहीं आ सकेंगे, उनको सैलरी नहीं मिलेगी, इसी तरह प्राइवेट सेक्टर पर भी, तो लोग पता नहीं कैसी कैसी सोशल मीडिया पर अफवाहें सरगर्म हैं। उस हवाले से वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, लेकिन वो आप समझ लें कि बैक डोर से किसी ना किसी तरीके से उसका सर्टिफिकेट देना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, हम भी बड़ी सख्ती करते हैं, हमारा भी सेटअप क्योंकि जनरल में भी है, लेकिन वहाँ पे भी मैं आपको एक बात बताऊँ, पढ़े लिखे लोग भी हैं इनमें शामिल, इनमें डॉक्टर कम्युनिटी भी शामिल है जो कहती है कि ये वैक्सीनेशन ना लगाएं, हमें सर्टिफिकेट दे दें। देखिए, ये फियर है। आई डोंट नो कि इसको कैसे ओवरकम किया जाए। हालांकि मीडिया बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहा है, आप लोग बार बार प्रोग्राम करते हैं, हम लोग भी हर फोरम पे ये बात करते हैं, लेकिन फियर बहुत ज्यादा है। इतना डर मैंने पहले किसी को, मतलब ये मुख्तलिफ अफवाहें हैं, ये 2 साल में बंदा मर जाएगा, 2 साल में डेथ, वो शादी नहीं कर सकता, इनफर्टिलिटी हो जाएगी,
ठीक है, और ये आपके इम्यून सिस्टम पे करेगा, एक्ट करेगा, और फला इसमें जितना मुंह उतनी बातें हैं, और ये बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। ठीक, अभी इस फोर्स से जो गवर्नमेंट ने आपने ये बात तमाम अफवाहें इन कहीं एग्जिस्ट भी करती हैं या गलत है? ये मोस्टली तो रॉन्ग है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। अब मैं एक बात बताऊं कि वैसे शुजात साहब की ऐसा था कि ये नई चीज़ नहीं थी। मुझे याद है जब ये पोलियो की वैक्सीनेशन भी हुई ना, उसके साथ भी कहते थे इनफर्टिलिटी होती है, ये जान के घर में बुलाते हैं, लेकिन उस वक्त स्प्रेड ऐसे नहीं करते थे। अब तो देखिए एक बात पता लगती है ना, वो बगैर किसी तस्दीक के ना वो व्हाट्सएप पे वो 100 ग्रुप जो है ना घूम चुकी होती है, और बार बार अगर आप गलत बात भी स्ट्राइक करेंगे तो वो भी लोगों को सच्ची लगनी है। और इसमें हकीकत कितनी है? कोई हकीकत है? नहीं, हकीकत इसमें से किसी चीज़ की नहीं। एक तो बात ये समझे कि ये जो जितने भी वायरस की ये बनाने की जो प्रोसेस है ना, ये नया नहीं है। इसी तरह से हम फ्लू वैक्सीन भी बना चुके हैं, इसी तरह से हम और वैक्सीन बना चुके हैं, ये नई चीज़ नहीं है जो हम बना रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक बड़ा इसी अफवाह के सिलसिले में, मुझे एक काफ़ी वो मदद से करीब शख्सियत थी, उन्होंने बताया कि देखने अल्लाह ताला ने करम किया है, और जिस शख्स ने ये वैक्सीन का ये शैतानी काम शुरू किया है उसका ब्रेकअप हो चुका है, उसकी तलाक हो चुकी है। तो मैं बड़ा हैरान हूँ, यानी कि अगर बिल गेट्स की मैं बात कर रहा हूँ कि बिल गेट्स ने अगर इसमें कुछ, वो पोलियो के भी कर रहा है, उसके पास पैसे बहुत ज़्यादा है, अगर वो उसमें से कुछ रफाई कामों पे करता है तो मेरे लिए ये काबिल तारीफ बात है, कोई भी करे, चाहे वो किसी भी मजहब से। तो इस पे मैं आप क्या लम्हा फिक्रिया जी, मैं बिल्कुल, हमारे तक भी बातें ये चलती हैं, लम्हा फिक्रिया, कुछ नहीं कह सकते। देखें, अब पढ़े लिखे लोग हैं और हमें एज अ सोसाइटी अब एक समझदार सोसाइटी का रोल प्ले करना है। आपको मीडिया को लीड लेनी चाहिए इसमें, और फिर जो डॉक्टर कम्युनिटी है वो आए। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि जो आपके हाई प्रोफाइल लोग हैं ना, वो वैक्सीनेशन लगा के उसकी उसी तरह पब्लिसिटी करें जिस तरह आप लोग मॉर्निंग शो की करते हैं। ये कल्चर डेवलप करें जी, आज फलां ने लगा लिया, उसने लगा लिया, लोगों में ट्रस्ट तभी डेवलप होता है। देखिए, हमने भी अपने जब इंस्टीट्यूट में करना था तो प्रिंसिपल साहब ने सबसे पहले जाके लगवा ली, एमएस साहब ने लगवा ली, और मुझे एज अ फोकल पर्सन लगवानी पड़ी, हमने भी लगवा ली। तो उससे लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है। सो ट्रस्ट डेफिशिट जरूर है, लेकिन इसमें एक और चीज़ याद रखें, अगर ये ट्रस्ट डेफिशिट है तो ये चाइनीज़ के साथ ही है। जो ही आप लेके आते हैं फाइजर मॉडर्ना, लोग आपसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये हमें अरेंज करवाएं, हमने ये लगानी। तो ये भी थोड़ा सा लोगों को समझाने की जरूरत है कि हर वैक्सीनेशन, जो वैक्सीनेशन WHO अप्रूव कर देती है, उसकी इफेक्टिवनेस है। ये ना समझें कि सिर्फ वही वैक्सीनेशन जो ये UK या USA में बनाई गई है वो टॉप ऑफ द रैंक। अगर आपको मिल रही है, आपके हिस्से में जो भी वैक्सीनेशन आ रही है उसको लगवाएं, और उसकी दोनों डोजेज हैं तो दोनों डोजेज लगवाने के 4 हफ्ते बाद या एक डोज लगाने के 6 हफ्ते बाद आप उस लेवल तक इम्यून होते हैं जब आप अपने आप को प्रोटेक्टेड समझते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिंगल डोज के बाद ही समझते हैं कि जी हमारे में प्रोटेक्शन आ गई है, और अपनी वो डेली रूटीन को उसी तरह करते हैं जिस तरह एक नॉर्मल बंदा होता है। सो ये भी थोड़ी सी उनमें गलतफहमी है कि जी हमें एक सिंगल शॉट लग गई है तो सिंगल शॉट इज नॉट अ प्रोटेक्शन, स्पेशली उन वैक्सीन की जिनकी डबल शॉट होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज इसमें, वैक्सीन एक शख्स ने लगवा ली, उसके आपने बताया कि 3 से 4 हफ्ते के बाद वो उसमें वो इम्यूनिटी आ गई, क्या वो ये अफोर्ड कर सकता है कि वो बगैर मास्क के मूव करे अगर उसको 4 से 6 हफ्ते गुजर चुके हैं वैक्सीन लगवाकर? देखिए, गैदरिंग अगर सारी वैक्सीनेटेड है तो मास्क की जरूरत, फुली वैक्सीनेटेड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और वो आप हाउ कैन यू मेक इट श्योर, एक ऐसी कम्युनिटी में जिसमें लोग वैक्सीन के बगैर भी सर्टिफिकेट लेने की कोशिश करते हैं, तो मैं तो इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि मैं गैदरिंग में जा रहा हूं और मैं मास्क उतार रहा हूं। हाँ, अगर जैसे आप और हमें पता है कि हमने वैक्सीनेशन लगाई, हम एक दूसरे को बड़ा, हमें पता है कि आपने लगा के हमें सर्टिफिकेट लिया और लगवाई हुई है, सो ये कॉन्फिडेंस लेवल है, तो आप उस तरह बैठ सकते हैं जिस तरह मैं और आप बैठे हैं। हम नॉर्मल बैठ सकते हैं वो लोग जो फुली वैक्सीनेटेड हो, ये CDC की गाइडलाइन है। तो हम चाहते ये हैं, देखें एज अ फैमिली मेंबर इस वक्त मेरी सारी फैमिली वैक्सीनेटेड है, और हमने ईद को उसी तरह सेलिब्रेट किया है जिस तरह हम पहले करते थे। आपने अपनी फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट करना होता है ना। तो अगर आप सेलिब्रेशन वापस लेके आना चाहते हैं तो उसका तो एक ही मैसेज है कि वैक्सीनेशन करवाएं, और फुली वैक्सीनेशन के बाद आप आपस में उस तरह बैठ सकते हैं जिस तरह आप पहले बैठते थे। डॉक्टर साहब, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद मैं आपसे एक पंजाब की जेलों के हवाले से बात करूंगा कि मैं वहाँ पर बड़ा हैरान हुआ कि वहाँ पर इस बार एक भी कोविड का केस नहीं है। वो क्यों है, वो ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब से बात करूंगा ताकि आपको भी समझ आ सके कि वैक्सीन लगवाना कितना जरूरी है। लेकिन आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक। डॉक्टर साहब, कोविड-19 शुरू हुआ, जेलों में
बहुत ज़्यादा केसेस सामने आए, क्योंकि वो आपको पता है एक स्ट्रिक्ट यार्ड है, वहाँ पे रहना है, आप वहाँ पे फासला भी नहीं रख सकते, आपके पास इतनी जेल में जगह है ही नहीं। वहाँ पर आप ये समझ लें कि एक बैरक में अगर 4 लोगों के रहने की जगह है तो वहाँ 8 से 10 लोग जो हैं वो बैठे होते थे। इस बार एक भी केस सामने नहीं आया। उसकी वजह ये थी कि 51,000 जो प्रिजनर्स हैं उनमें से मोर देन 38,000 को वैक्सीन लग चुकी है। इसी तरह 12,000 जो ऑफिशियल्स या ऑफिसर्स हैं प्रिजन डिपार्टमेंट के, उनमें से मोर देन 10,000 को वैक्सीन लग चुकी है और मजीद को लग रही है, यानी प्रिजनर्स को भी और ऑफिसर्स को भी। उन्होंने इसको 100% तक लेके जाना है। तो मुझे यानी कि गुज़श्ता दिनों ही IG जेल खाना जात पंजाब से इस सिलसिले में बात करने का मौका मिला। मेरे एक नियो TV के प्रोग्राम में भी वो मेरे साथ बैठे। उन्होंने बताया कि हमारा इस बार एक भी कोविड का केस सामने नहीं आया। सो यू हैव एंडोर्स्ड ना दिस व्हाट आई वाज सेइंग। इससे पहले मैंने क्या बात की, ये बात की ना, देखिए 50 आपने 53,000 बताया, 51,000 में 38। सो आपको हर्ड इम्यूनिटी के लिए 70%, 60 to 70% क्रॉस करना चाहिए। तो वो कर चुके हैं, वो कर चुके। तो आपने एविडेंस हमें दे दिया, आवाम को सबको बता दिया कि जी अगर आप वैक्सीनेशन करवा लेंगे, और वो कितने क्लोज एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, बिल्कुल कितने जिसकी वेंटिलेशन भी वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर साहब एक और वहां पे बड़ी खौफनाक बात है कि जो सफोकेशन हमें इन दिनों महसूस होती है बाहर एटमॉस्फेयर में, वो वहां पूरा साल रहती है, क्योंकि वो बंद और कंजस्टेड माहौल है। मैं कई बार वहां जब उनके साथ दौरे पे जाता हूं तो मुझे वो फील होती है, वो स्मेल कि यहाँ पे बड़ी सफोकेशन है। जिस तरह नॉन वेंटिलेटेड एरियाज होते हैं, एग्जैक्टली आप ऐसे बात करें। सो यही हमारा मैसेज है। देखिए उन्होंने वैक्सीनेशन करवाई और ये टारगेट बड़ा मुश्किल है। शिवा साहब आप खुद देखें कि 24 करोड़ पॉपुलेशन को आपने 60% to 70% हिट करना। ये जितने ममालिक हैं जो आपको अब लग रहे हैं कोरोना फ्री कर रहे हैं, वो ये इसके करीब पहुंच चुके हैं। आपके पास भी डाटा होगा, मेरे पास जो पाकिस्तान का डाटा है वो इतना इसमें होपफुल नहीं है। पंजाब में अभी तक तकरीबन 1.5 करोड़ हुआ है। देखिए 1.5 करोड़ आपके साथ की है। अगर आप टोटल पाकिस्तान की बात करते हैं तो 2.5% फुली वैक्सीनेटेड, 7.4% पार्शली वैक्सीनेटेड। सो हम इस वक्त तकरीबन 7% होल पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है। जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं, हम 123 दिनों में 10% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा लम्हा फिक्री है कि हमने अपनी वैक्सीनेशन को, उसकी स्पीड को इतना करना है कि हम एज अर्ली एज पॉसिबल अपनी 60 to 70% पॉपुलेशन वैक्सीनेट कर। यानी कि अगर इसको जल्दी ना किया गया, जो नया वेरिएंट आ रहा है वो ज्यादा नुकसान। एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली। और उसमें ज्यादा आप समझते हैं। और ये मौजूदा डेल्टा वेरिएंट पे अब आप क्या देख रहे हैं कि आइंदा दिनों में क्या ये फिर स्पाइक लेगा? देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका सवाल है। एक मेरी अपनी प्रेडिक्शन है। मैं ये समझता हूँ पिछले 5 महीने में तकरीबन विदाउट एग्जैजरेटिंग हम 35 to 40% लाहौर को इन्फेक्ट कर पाए, जो मैं ये समझता हूँ, मेरी ऑब्जर्वेशन जो अपनी क्लिनिकल है। और अगर हम समझे वैक्सीनेशन बिल्कुल लोगों ने सेकंड डोज लगा ली होगी तो तकरीबन 25% लोगों ने लगा ली है लाहौर में। सो लाहौर 50% मेरे मुताबिक इस वक्त तक वैक्सीनेशन वाला रोल उसमें आ चुका है। जो हो गए हैं वो भी समझें, क्योंकि वो भी इम्यूनिटी रखते हैं, जिनको लग चुकी है उनमें भी इम्यूनिटी आ चुकी है। यही एक वजह है कि डिस्पाइट दिस वेरिएंट अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उसमें कोई मेन वाइब्रेशन नहीं आई। अभी तक हम अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। मैं प्राइवेट सेटअप भी क्योंकि देखता हूँ, प्राइवेट सेटअप भी तकरीबन अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। लाहौर से पेशेंट रिलेटिवली कम है, सराउंडिंग से हमें पेशेंट अब नजर आना ज़्यादा अभी शुरू हुए हैं। तो होपफुली ये है कि अगर वैक्सीनेशन की कवरेज भी ऑप्टिमल रही, लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ, तो शायद हम वो वाली पीक जो कि जनवरी में देख रहे थे, जनवरी में इस पूरे 5 महीने की, वो शायद ना रहे। और ये मोस्ट लाइकली अगले 3 से 4 हफ्ते में थोड़ा सर्ज आने के बाद दोबारा डाउनफॉल। लेकिन ये क्वेश्चनेबल है, ये अभी हमें बताएगा। इसी से हमारी एफिकेसी ऑफ वैक्सीनेशन का पता लगेगा और अगले हमारे सवाल का। और हमें वैक्सीन यानी कि इसको नहीं देखना चाहिए कि ये फाइजर है, ये नहीं मिल रही है। इस डिबेट से आउट हो जाए। देखिए शुजा साहब, इस पहली डिजीज में इससे पहले भी हमने वैक्सीनेशन लगवा रहे, फ्लू की कहते हैं, लोगों को न्यूमोकोकल की करते हैं, कभी हमसे लोग सवाल नहीं पूछते। पता नहीं क्या हो गया कि जब हम कोविड वैक्सीनेशन की बात करते हैं, डॉक्टर साहब एफिकेसी कितनी है, डॉक्टर साहब इसके साइड इफेक्ट क्या है। ये वही वैक्सीन है जो पहले हम लगा रहे हैं, उसी तरह की टाइप की वैक्सीनेशन है। तो जो जिसको अवेलेबल है वो आज ही लगाए। आज पहली डोज लगेगी
4 हफ्ते बाद दूसरी डोज लगेगी, उसके 4 हफ्ते बाद आप उस स्टेटस को पहुंचेंगे जिसके लिए हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं आज के बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, इसके अलावा हम एक कैसा एक लाइफस्टाइल रखें, मैंने अगर वैक्सीन लगवा ली उसके बाद भी कैसा एक लाइफस्टाइल रखें कि जिसमें हमारी इम्यूनिटी, खुसूसन जो मिडिल एज में है या बड़ी उम्र के लोग हैं, कि उनमें अपने अंदर भी एक इम्यूनिटी हो इस वायरस से लड़ने की। ये प्रोग्राम के आखिर में मुझे बता दें। देखिए, कुछ चीज़ें मैं अक्सर बार बार 16 महीने 17 महीने हम इस बात पर बात करें। एक चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि हमें अपने कल्चर का हिस्सा बनाना है, वो हाथों की सफाई है। इसको अब आप देख लें कि जब आपने घर में आना है आपके हाथ को वॉश होना है। अब वो आप उसका प्रोटोकॉल क्या रखते हैं, घर के बाहर रखते हैं या घर के एंट्रेंस का ही पहला ऐसा कमरा है जहाँ पे आप उसको ये प्रोसीजर कर रहे हैं, लेकिन ये कल्चर आपने और आपके बच्चों में डेवलप करना है। दूसरा है कि अपनी कुछ हैबिट्स को ना नेचर के करीब ले जाइए। आपकी स्लीप 6 से 8 घंटे की होनी चाहिए, आपकी डाइट बैलेंस होनी चाहिए, आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है। कोविड ने हमें फिजिकली बिल्कुल जीरो कर दिया। मैं अक्सर देखता हूँ लोग घरों में बैठे होते हैं, इवन बच्चे भी जो खेल रहे हैं वो भी आपके जो घर की गेम्स हैं उनमें लगे हुए हैं। फिजिकल एक्टिविटी को एक पार्ट रोल जरूर प्ले करें। जो लोग फिजिकली एक्टिव रहते हैं उनकी इम्यूनिटी भी उतनी स्ट्रांग रहती है। ये फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वेजिटेबल्स का रोल इस्तेमाल ज़्यादा करें और बैलेंस डाइट रखें। हर एक तरफ अपना झुकाव ना रख लें कि अगर गोश्त खाना है तो गोश्त की तरफ लगे रहें। इसमें गोश्त भी होनी चाहिए, इसमें सब्जियां भी होनी चाहिए, इसमें फलों का इस्तेमाल भी होना चाहिए। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। देखिए, प्रिवेंशन इस वायरस से, चाहे वैक्सीनेशन है या नॉन वैक्सीनेटेड है, वो हैंड हाइजीन है, हाथों की सफाई, समाजी फासला है, सोशल डिस्टेंसिंग जिसको हम कहते हैं, और मास्क है। ये तीनों रहने हैं। इन तीनों को आप अपना रूटीन वर्क बना लें और ये मुश्किल काम नहीं है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, बाहर मगरिब में हमें सुनने में आ रहा है कि एक बूस्टर डोज के बारे में, कि वो ऐसे पेशेंट्स जिनके बारे में थोड़ा सा भी खदशा है कि इनको दोबारा कोविड हो सकता है, आल्दो कि वो उतना सीवियर नहीं होगा, लेकिन उनके लिए एक बूस्टर डोज तजवीज़ करते हैं 6 हफ्ते बाद। क्या आप भी अपने पेशेंट्स को बूस्टर डोज तजवीज़ करते हैं? हाँ। और क्या वो वही बूस्टर डोज होगी जो वो पहले डोज लगा चुके हैं, या ये दूसरी लगवानी ज़्यादा ज़रूरी है? आपने थोड़ा सा ना एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछे। ये आज भी हमारे हॉस्पिटल में इस पर डिबेट हुई है कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, फाइजर ने रिकमेंडेशन दे दी है, फाइजर वाले लोग बूस्टर लगवाएंगे 6 मंथ और 1 ईयर, ये उन्होंने फाइनल करना। जो मैंने आपको इंडोनेशिया की एग्जांपल दी, उसके बाद वो ये फ्लोट कर रहे हैं कि जो चाइनीज वैक्सीनेशन है वो 6 मंथ के बाद बूस्टर लगाएंगे। मेरा अपना ये ख्याल है कि 2-3 एग्जांपल देखने के बाद कि यस, हमें बूस्टर डोज लगवानी पड़ेगी। ठीक है। अब ये चाइनीज वैक्सीन के 6 मंथ के बाद या फाइजर वैक्सीन के 1 साल के बाद ये डिसीजन हमने करना है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि बूस्टर लगेगी। दूसरी बात, आपने ये कहा कि क्या उसी वैक्सीन की लगाई जाए, तो शायद अगर आपको याद हो, पिछला हमने प्रोग्राम किया था मिक्स एंड मैच फिनोमेना। बिल्कुल। तो ये देखा गया है कि अगर 2 डिफरेंट वैक्सीनेशन का मिक्स किया जाता है तो उससे जो रिस्पांस आता है तो वो अच्छा रिस्पांस है। तो इस वजह से अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो मुझे ये नजर आता है कि अगर आपने साइनोफार्म साइनोवैक लगाई है तो फिर आप मॉडर्ना या फाइजर से उसको चेंज करें, सो दैट आपकी बूस्टर जो है वो ज्यादा मल्टी डायमेंशनल हो। लेकिन ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। ये कंसेंसस नियर अभी होने वाला है कि हमें बूस्टर की डोज लगानी पड़नी है। वो मेरे लिहाज से शायद हमें चाइनीज की 6 मंथ के बाद और फाइजर की 1 ईयर के बाद। और इस बूस्टर डोज का हम पे इफेक्ट्स क्या आएंगे? मसलन मैंने वैक्सीन लगवाई हुई है, लेकिन मैं 1 साल बाद अगर लगवाता हूँ दोबारा बूस्टर डोज, तो मुझे वो क्या उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी क्या होंगे? उसका देखिए, आफ्टर इफेक्ट तो मिनिमम होना शुरू हो जाते हैं, फर्स्ट और सेकंड डोज के ज्यादा होते हैं। बूस्टर डोज का मतलब है कि आपके सेल्स को की याददाश्त में थोड़ा इजाफा हो जाएगा, वो कम होना शुरू हो जाते हैं। वो सेल जो कि ये याद रखते हैं कि ये एक वायरस है, और कुछ अरसे के बाद वो कम हो जाते हैं, काफ़ी हद तक ख़त्म होने की तरफ आ जाते हैं। तो आप उनको एक दफ़ा दोबारा याद दहानी के लिए एक बूस्टर दे देंगे कि जी ये एक वायरस एग्जिस्ट करता है। और ये होता है, अगर आप नमूनिया की बात करें, नमूनिया जब हम बड़े लोगों को वैक्सीनेशन करवाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं कि पहली डोज अभी लगनी है, 1 साल बाद लगनी है, और उसके बाद बूस्टर 5 साल बाद लगा करेगा। तो उसका भी मैकेनिज्म यही था। तो मुझे नज़र ये आ रहा है अब तक के जो एविडेंस चल रहे हैं कि शायद ये बूस्टर जो है ये हमारा कंपोनेंट रहेगा फॉर एवर। क्या ये 1 साल के बाद, 5 साल बाद लगाया जाएगा या साल बाद लगाया जाएगा, ये हमें आगे जाके देखना। अच्छा, और इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे? साइड इफेक्ट मिनिमम होते हैं। देखिए, क्योंकि आप अभी भी आप अल्लाह ताला सबको अपने मान में रखे, जिनको कोविड होगा भी ना तो वो कोविड फ्लू लाइक बिहेवियर रखेगा, उसकी सिम्टम्स वो नहीं आएंगी। आपको बॉडी एक्स होंगी, फ्लू हो सकता है,
हेडेक हो सकता है, लोकल साइड पेन हो सकती है, लेकिन सिग्निफिकेंट मेन और ये जो सांस का ना आना, सैचुरेशन पे चले जाना, यूजुअली ये बहुत कम है। ये तो एनाफिलैक्सिस होता है वैक्सीन। देखें 1.25 करोड़ की जब आपने लगाया, करोड़ की मैं बताता हूँ जो डाटा भी आपने दिया वैक्सीनेशन का, उसमें किसी में भी कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कोविड होने के बाद यानी वैक्सीनेटेड जो पेशेंट है जिसको वैक्सीन के बाद कोविड होता है, तो जो सांस की ऑक्सीजन की सैचुरेशन है, सांस ना आना, इस तरफ तो नहीं, ये इस तरफ तो कम जाता है। ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वो मॉडरेट ही रहते हैं, क्रिटिकल कम जाते हैं। मैं अभी क्योंकि मेरे पास कुछ जो अभी पिछले हफ्ते का पेशेंट है वो कोई 40-50 पेशेंट्स होंगे, उनको भी हम देख रहे हैं। उनमें से जो वैक्सीनेटेड है ना वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं हमारे ट्रीटमेंट को। ठीक है, क्लिनिकली वो हमें लगता है थोड़े से ज्यादा खतरनाक है, लेकिन जब उनको ट्रीटमेंट दी है तो वो बेहतरी की तरफ जल्दी आना शुरू हो गए और वो उस तरह क्रिटिकल नहीं हो रहे जिस तरह वो पेशेंट जो कि नॉट वैक्सीनेटेड पेशेंट है। सो अभी तक मैंने बताया कि क्योंकि डाटा शॉर्ट है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि ये वैक्सीनेशन अपना रोल प्ले कर रही है और लोगों को माइल्ड मॉडरेट से ऊपर लेके नहीं जा रहे, और अगर जा भी रहे हैं तो वो रिस्पॉन्स हमारी ट्रीटमेंट को दे रहे हैं। अभी भी जो मैं गलती समझता हूँ लोगों की, जो बार बार मैं बात फोकस करने की कोशिश करता हूँ कि इसमें डिले ना करें। कोविड की मैनेजमेंट टाइम से रिलेटेड है। आम लोग बहुत टोटके इस्तेमाल करके, या अक्सर हमारा कोई डॉक्टर रेफरेंस में वाकफ है या हमारे घर में कोई डॉक्टर है जिसने कोविड नहीं भी देखा, उससे वो पहले 5, 7, 9, 11 दिन गुजार चुके होते हैं। फिर आप आते हैं उस स्टेज पे जहां पे बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। तो जब आपको अलामत होती है आप उस वक्त डॉक्टर से रजू करें और उस डॉक्टर को फॉलो अप में रखें, तो यूजुअली कोविड नहीं डिस्टर्ब करता। जितने भी लोगों में मैंने अपने एक्सपीरियंस में डेथ का एलिमेंट देखा, उनमें वो थे जो लॉस्ट टू फॉलो अप थे या घर में अपनी मैनेजमेंट पे लगे रहे थे, और वो वार्निंग साइन जो कोविड बताता था उसको वो मिस कर जाते थे। फिर वो स्टेज पे आते थे कि उनका लंग इतना डैमेज हो चुका है कि जो भी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो ट्रीटमेंट इनइफेक्टिव हो रही है, उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज और कि जिन लोगों को कोविड हो चुका है और जिनके लंग्स उसके दौरान डैमेज हुए, उनकी रिकवरी के कितने चांसेस और कितने आपने परसेंट देखा कि लोग रिकवर कर गए हैं और उनको कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं हुआ? देखिए, अब तो बहुत लंबा, बहुत बड़ा पूल हमारा बन गया पेशेंट्स का जो कि फॉलोअप में आने लगता है। इंटरेस्टिंगली अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो अपने पेशेंट्स के अभी तक सीटी को फॉलोअप में भी रखा है, वो सारे ही देर से लेकिन वो बेहतरी की तरफ ही हैं। बहुत कम परसेंटेज में अगर कहूँ तो 1% पेशेंट ऐसे होंगे जो ऑक्सीजन पे परमानेंट हो गए, और ये उसमें भी जो मैं ये समझ रहा हूँ कि इसकी अगर वजूहात को मैं फोकस करूँ तो उसमें भी लास्ट टू फॉलो अप है। यानी वो अपने डॉक्टर से रजू नहीं करते थे जब ये प्रॉब्लम उनमें चल रहा था, और वो फिर लेट आते हैं। जितनी सोजिश लंबी चलती है उतना लंग में श्रिंकेज, फाइब्रोसिस का एलिमेंट बढ़ा हो जाता है। और आपने लास्ट टाइम जो हमने आपको बताया था, हम एक स्टडी कर रहे थे स्टेम सेल की, वो भी हमने 6 पेशेंट्स पे अभी की थी। उनमें भी वो पेशेंट में स्टडी का अभी अच्छा रिजल्ट आया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी अब एक्सपेक्टेशन है कि ऐसे लोग जो कि फिक्स हो गए हैं, जिनमें रिस्पांस नहीं आ रहा, वो ऑक्सीजन पे हैं, उनको स्टेम सेल थेरेपी की तरफ लेके जाएं शायद। और जो प्लाज्मा थेरेपी कराची से जो आई थी, शमसी साहब ने, डॉक्टर शमसी ने जो एडवाइस की थी, वो कितनी इसमें? देखिए, प्लाज्मा थेरेपी जो थी, मेरा अपना इसके मानना है, मैं एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट यहाँ पे आपसे बात अगर करूँ तो मेरा मानना ये कि हमने थोड़ा सा उसको रॉन्ग प्लेस में किया। उसमें हमें अगले स्टेप पे जाना चाहिए था। देखिए, प्लाज्मा जब हमने यूज़ किया, उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि वो ट्रांसफ्यूज हो, तो उसमें एक एंटीबॉडी का लेवल होता था। यही एंटीबॉडी लेवल जब बहुत हाई हो जाता है, अच्छा लेवल होता है, तो इसी को एक्सट्रैक्ट करके हम एंटीबॉडी आईवी फॉर्म में लेके लोगों में इंजेक्ट कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल साहब हमारे फरीद जफर साहब का भी ये ख्वाहिश थी कि हम इस स्टेप की तरफ जाएं, लेकिन ये बहुत जल्दी हमने ये एक्सट्रैक्ट कर लिया स्टडी से कि शायद इसका रोल नहीं है। माय पर्सनल जो एक्सपीरियंस है इन माय प्राइवेट सेटअप, मोस्टली मैं समझता हूँ कि अगर इसको अर्ली और अच्छे टाइटर का प्लाज्मा लगाया जाए तो डेफिनेटली ये रोल प्ले करता है ये। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये ओवरऑल पूरी दुनिया में ही थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है और डिबेटेबल है। इसको रिसर्च पर्पस के लिए जरूर इस पर अमल करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक साहब आपका। आपने एक बार फिर डेल्टा वेरिएंट के हवाले से हमारे जो सवाल थे उनका जवाब दिया। नाज़रीन, कोविड-19 के हवाले से बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। शुरू में बहुत सारे देसी टोटके आए, बहुत सारी चीज़ें सामने आई, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने कस्में खा खा कर ये कहा कि इस तरह का कोई वायरस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। लेकिन अब जबकि कई मिलियन लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं पूरी दुनिया में, और इस खत्ते की बात करें तो इंडिया में
तकरीबन 5 मिलियन के करीब लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। ये अमेरिकी इदारों की रिसर्च है, हिंदुस्तानी हुकूमत इसको ना माने, लेकिन अमेरिकी इदारों का कहना है कि तकरीबन 5 मिलियन के लोग इस वायरस का निशाना बन चुके हैं। हमारे मुल्क में भी इसकी जो डेथ जो रेशो है अल्लाह के फजल से वो उस तरह तो नहीं रही, लेकिन बहुत सारे लोग हमने भी खोए। और इसका एक ही इलाज है वैक्सीन, वैक्सीन और वैक्सीन। मैं आखिर में अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो आपसे बात ज़रूर शेयर करूंगा कि जब एक साहबी उनसे मिलने के लिए आए तो उन्होंने पूछा कि किस पे आए हो, तो उन्होंने अपनी सवारी का नाम बताया कि मैं ऊँट पे आया। उन्होंने कहा वो कहाँ है? उन्होंने कहा अल्लाह के तवक्कल पे, अल्लाह के आसरे पे बाहर छोड़ रखा है। उन्होंने कहा कि पहले उसका घुटना बांध, फिर अल्लाह पे तवक्कल कर। तो हमारी भी आपसे ये दरख्वास्त है कि पहले वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, उसके बाद यकीनन हमने अल्लाह पे ही तवक्कुल करना है। बीइंग मुस्लिम मेरा भी ये अकीदा है कि ज़िंदगी और मौत, बीमारी और सेहत उसकी ही जानिब से है, लेकिन पहले हमें अपना जो घुटना है उसको बांध देना चाहिए, यानी हमें वैक्सीन ज़रूर वो लगवा लेनी चाहिए, उसके बाद हम अल्लाह पे तवक्कुल करें। अपने होस्ट याद शुजा को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।